एटम, एक इतना छोटा पार्टिकल जो हमारे आसपास होकर भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे एटम्स को मिलाकर हमारी ये अर्थ बनी है और हम सब खुद भी इन्हीं छोटे छोटे एटम्स को मिलाकर बने हैं। लेकिन इस छोटे से एटम के छोटे से न्यूक्लियस में क्या इतनी एनर्जी हो सकती है कि ये दुनिया के बड़े बड़े ब्लास्ट को नतीजे दे? जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कई सारे बड़े बड़े ब्लास्ट का कारण एटम्स और उनकी न्यूक्लियर एनर्जी है। आप सब ने एटम बम का नाम तो सुना ही होगा। ऐसा ही कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर भी होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस का फिजन करके एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस प्रोसेस में कई सारे एटम्स का यूज़ होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर ये सारे एटम्स एक साथ रिएक्ट कर दें तो? वेल, चेरनोबिल डिजास्टर एक ऐसी ही घटना का एविडेंस है। तो बात है 26 अप्रैल 1986 सैटरडे की। यूक्रेन में प्रिपेट नाम के एक शहर के पास ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट चेरनोबिल नाम का था। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक एनर्जी स्टेशन होता है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाकर हीट या फिर स्टीम जनरेट करवाई जाती है और उस स्टीम की मदद से एक बड़े से जनरेटर के टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन के घूमने से वो जनरेटर काम करना स्टार्ट कर देता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। चेरनोबिल भी एक ऐसा ही पावर प्लांट था जो कि यूक्रेन के प्रिपेट नाम के शहर के पास था। उस समय प्रिपेट में लगभग 50,000 लोग रहते थे। इन लोगों को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि 26 अप्रैल 1986 को ये सब एक बड़ी घटना का हिस्सा बनने वाले हैं। उस रात प्रिपेट के लोगों को दूर कहीं पर एक रोशनी दिखाई दी जो कि आसमान की ओर जा रही थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि क्या पता ये किसी फैक्ट्री में आग लगी हो। सब लोग एक ब्रिज में खड़े होकर लाइट को देखने लगे और डिस्कस करने लगे कि आखिर क्या हुआ होगा। उनको क्या पता कि दूर जल रही लाइट कोई फैक्ट्री की आग नहीं है बल्कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट है और वो ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि चेरनोबिल के 30 किलोमीटर के डायामीटर तक रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गई थी और आसपास के शहर के लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स उनकी स्किन को चीरते हुए उनके सेल्स में जाकर कैंसर पैदा कर रहे थे। लोग तो इसको बस एक फैक्ट्री डिजास्टर ही समझ रहे थे। तब से इस ब्रिज का नाम ब्रिज ऑफ डेथ पड़ गया। वेल, इस इंसिडेंट के बाद प्रिपेट के लोगों ने शहर छोड़ दिया और अभी प्रिपेट की पॉपुलेशन 0 है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ अभी तक कोई नहीं रहता क्योंकि वो शहर आज तक रेडियो एक्टिव ही है। इस रेडिएशन का असर बस ह्यूमंस या एनिमल्स पर ही नहीं हुआ बल्कि वहाँ के पेड़ भी डैमेज होने लगे। द रेड फॉरेस्ट इस बात का एविडेंस है। तो चलिए अब जानते हैं कि 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल पावर प्लांट में ऐसा क्या हुआ था। अभी सुबह का 1 बज रहा था और चेरनोबिल के साइंटिस्ट सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे और इस टेस्ट के सुपरवाइज़र का नाम एनाटोली था। एनाटोली ने उस रात को कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज कर दिया। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनकी इसी गलती के चलते अचानक से 4th रिएक्टर के पावर बढ़ने लगी। न्यूक्लियर प्लांट की फ्लूइड रॉड्स बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई। उसको ठंडा करने के लिए साइंटिस्ट ने उसे पानी में डाला, लेकिन वो रॉड्स इतनी गर्म हो गई थी कि पानी का पूरा टैंक बस कुछ ही सेकंड्स में भाप बन के उड़ गया और उस 4th रिएक्टर में इतनी हीट और स्टीम पैदा हो गई थी कि उस 4th रिएक्टर का कोर ब्लास्ट हो गया और उस कोर से 8 टन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए और 30 किलोमीटर तक के डायमीटर में फैल गए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1 टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं, तो 8 टन में 8000 किलोग्राम्स हुए। ज़रा सोचिए कि कितने सारे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हुए होंगे। धीरे धीरे टाइम के साथ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की डस्ट दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी पहुंच गई और वहां भी कैंसर फैला दिया।
चेरनोबिल पावर प्लांट में जो फायर फाइटर्स आग बुझाने गए थे उनमें से कुछ रेडिएशन सिकनेस का शिकार बने और कुछ कैंसर का, और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जब साइंटिस्ट ने चेरनोबिल के आसपास की जगह में रेडियो एक्टिविटी मेजर करी तो रेडिएशन मीटर के स्केल में हाईएस्ट वैल्यू दिखाने लगा। ओरिजिनल वैल्यू शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा भी नहीं बल्कि कई ज़्यादा। रेडिएशंस ना हमें दिखते हैं और ना ही हमें महसूस होती हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में एंटर करके हमारे सेल्स के डीएनए के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं, जिस कारण से हमारे सेल्स का शेप इरेगुलर हो जाता है, और यही कैंसर है। चेरनोबिल पावर प्लांट में जहाँ पर 4th न्यूक्लियर रिएक्टर था उसी के बेसमेंट में काफ़ी वेस्ट सामान रखा हुआ था। न्यूक्लियर ब्लास्ट के कारण ये वेस्ट सामान भी रेडियो एक्टिव हो गया था, और क्योंकि ये वेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर के बेसमेंट में था तो ज़रा सोचिए कि ये कितना रेडियो एक्टिव होगा। अगर आज भी हम इस वेस्ट के पास 1 घंटे के लिए भी खड़े हो गए तो हमारी मौत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मात्र 1 घंटे में मौत। इस वेस्ट के इसी नेचर के कारण इस वेस्ट का नाम द एलिफेंट्स फुट पड़ा। द एलिफेंट्स फुट के रेडियो एक्टिव नेचर को ख़त्म होने में कई हज़ार साल लग जाएंगे। तब तक इसकी रेडिएशन को रोकने के लिए चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर एक सार्कोफेगस बिल्ड किया है। सार्कोफेगस मतलब स्टील और कंक्रीट की शील्ड। सार्कोफेगस कई हद तक रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को रोकती है। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताना चाहते हैं। ये साइन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये हज़ार्ड साइन या फिर वार्निंग सिंबल की कैटेगरी में आता है। इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन सिंबल या फिर रेडियो एक्टिविटी साइन के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में अभी 440 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो काम करते हैं। 55 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूएसए के पास हैं। यूएसए के पास टोटल 95 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।